इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, धरती से लगभग 26 अरब किलोमीटर दूर एक मशीन अंधेरे में उड़ रही है, अकेली, बिना रुके, बिना किसी आवाज के, बिना किसी जवाब के। अगर आप अभी उसे एक संदेश भेजें रोशनी की रफ्तार से, तो उस तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन लग जाएगा। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। असल में नवंबर 2026 में, यानी अगले कुछ महीनों में, यह मशीन इतिहास में पहली बार वो दूरी छुएगी जहां से रोशनी को धरती तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। इंसान की बनाई कोई भी चीज आज तक इतनी दूर नहीं गई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। इससे आप इसकी दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। नाम है वॉयजर 1। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि यह कहां है। असली सवाल यह है कि यह वहां पहुंची कैसे। क्योंकि इस मिशन की शुरुआत किसी बड़े लैब में, किसी बड़े साइंटिस्ट की टीम में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक 6 साल के बच्चे को मिली एक किताब से, और एक ऐसे सपने से जो सिर्फ हर 176 साल में एक बार सच हो सकता था। अगर वो सपना एक भी साल लेट होता, अगर वो लॉन्च विंडो चूक जाती, तो आज वॉयजर होता ही नहीं। कोई इंसानी चीज आज तक सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकली होती। तो चलिए शुरू करते हैं एक किताब से, एक सपने से, और एक ऐसे मौके से जो सदियों में एक बार आता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए, क्योंकि यह सफर लंबा है और इसका आखिरी हिस्सा आपकी कल्पना से भी आगे जाएगा। साल 1965, जगह कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL। यहां एक पार्ट टाइम ग्रेजुएट स्टूडेंट काम करता था, नाम गैरी फ्लैंड्रो। लेकिन यह कहानी 1965 से भी पहले शुरू होती है, जब गैरी सिर्फ 6 साल का था। उसे एक किताब मिली थी, वंडर्स ऑफ द हेवंस। उस किताब में एक तस्वीर थी जिसमें सारे ग्रह कतार में सीढ़ी की तरह सजे हुए दिखाई दिए थे। बच्चे गैरी ने सोचा कितना अच्छा होता अगर कोई इन सारे ग्रहों को एक के बाद एक पार करते हुए पूरे सोलर सिस्टम में घूम पाता। यह सिर्फ एक बच्चे का ख्याल था, लेकिन कुछ ख्याल मरते नहीं, वो इंतजार करते हैं सही समय का। 20 साल बाद वही गैरी फ्लैंड्रो, अब कैलटेक का ग्रेजुएट स्टूडेंट, JPL में पार्ट टाइम काम कर रहा था। उसे काम सौंपा गया मंगल ग्रह के आगे बाहरी सोलर सिस्टम के लिए मुमकिन मिशन प्लान करना। उसने कागज पेंसिल उठाई, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों बड़े ग्रहों के भविष्य की पोजीशन प्लांट करना शुरू कर दी। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे स्पेस मिशन के इतिहास की दिशा बदल दी। उसने पाया कि 1970 के दशक के आखिर में ये चारों बाहरी ग्रह सूरज के एक तरफ एक खास तरीके से लाइन में आने वाले थे। ऐसा अलाइनमेंट जो आखिरी बार कुछ अनुमानों के मुताबिक थॉमस जेफरसन के जमाने जैसे किसी दौर में हुआ था, और दोबारा 176 साल बाद ही होगा। इस अलाइनमेंट का मतलब था एक अकेला स्पेसक्राफ्ट एक के बाद एक इन चारों ग्रहों के पास से गुजर सकता था। हर ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अगले ग्रह की तरफ गुलेल की तरफ फेंका जा सकता था। इस तरीके को कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट, यानी हर प्लेनेट अपनी ग्रेविटी से स्पेसक्राफ्ट को मुफ्त में स्पीड बूस्ट देने वाला था, बिना एक बूंद एक्स्ट्रा ईंधन के खर्च किए। अगर सामान्य तरीके से बिना इस अलाइनमेंट के नेपच्यून तक पहुंचना होता तो 40 साल लग जाते, लेकिन इस दुर्लभ लाइनअप का फायदा उठाकर वही सफर सिर्फ 12 साल में पूरा हो सकता था। फ्लैंड्रो ने 1966 में इस पर एक पेपर छापा। इसे नाम मिला ग्रैंड टूर। लेकिन यह कहानी में एक ट्विस्ट है। जब यह आइडिया सामने आया तो कुछ स्टूडेंट्स ने मजाक में एक सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जुपिटर्स ऑर्बिट बना ली, यह कहते हुए कि JPL जुपिटर की कक्षा से छेड़छाड़ करने वाला है। नासा के अंदर भी शुरुआत में इतने बड़े 4 स्पेसक्राफ्ट वाले मिशन के लिए फंडिंग को लेकर हिचकिचाहट थी। बजट में लगातार कटौती हो रही थी। आखिरकार 4 स्पेसक्राफ्ट का सपना घटाकर 2 रह गया। मिशन का नाम बदला, पहले मरीनर, जुपिटर, सैटर्न, फिर आखिर में वॉयजर। लेकिन यहां एक दिलचस्प राज है। बजट में भले कटौती हुई हो, JPL के इंजीनियर्स ने चुपचाप दोनों वॉयजर को इस तरह से डिजाइन किया कि अगर मौका मिला तो वो पूरे ग्रैंड टूर कर सके, यानी यूरेनस और नेपच्यून तक भी जा सके। यह उनकी उम्मीद थी और गारंटी थी, और आगे चलकर यह चुपचाप रखी गई क्षमता ही इतिहास बदलने वाली साबित हुई। अब सवाल था कब लॉन्च करें। जवाब साफ था, यह अलाइनमेंट सिर्फ 1977 में सही पोजीशन में था। अगर यह मौका छूट जाता तो अगला मौका 176 साल बाद आता, यानी अगली सदियों तक कोई इंसान इस मौके को दोबारा नहीं देखता। यही वजह थी कि 1977 को मनमाना साल नहीं था। यह वो इकलौता दरवाजा था जो सदियों में एक बार खुलता है, और नासा ने उस दरवाजे से गुजरने का फैसला लिया। अब कल्पना कीजिए उस पल की, एक 6 साल के बच्चे का किताब देखकर लिया गया सपना।
20 साल बाद कागज पेंसिल पर गणित बनकर उतरा और फिर 12 साल बाद धातु और सर्किट में ढलकर आसमान की तरफ उड़ान भर चला। यहीं से वॉयेजर की शुरुआत हुई। अब देखते हैं मिशन असल में बनी कैसे और इसे किन मुश्किलों से जूझना था इससे पहले कि यह जमीन भी छोड़ पाता। 1977 की टेक्नोलॉजी को आज के हिसाब से देखें तो वॉयेजर लगभग हास्यास्पद लगता है। इसके तीनों ऑनबोर्ड कंप्यूटर की कुल मिलाकर मेमोरी सिर्फ 68 किलोबाइट थी। आज के एक सामान्य स्मार्टफोन के मुकाबले यह लाखों गुना कम है। वॉयेजर हर सेकंड सिर्फ लगभग 8000 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर पाता था, जबकि आज का एक फोन हर सेकंड 14 अरब से ज्यादा कर पाता है। फिर सवाल था, बिजली कहां से आएगी? सूरज से इतनी दूर सोलर पैनल बेकार था। जवाब था आरटीजी यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। यह एक न्यूक्लियर बैटरी है जो प्लूटोनियम 238 के धीरे धीरे टूटने से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलती है। लॉन्च के वक्त हर स्पेसक्राफ्ट को लगभग 470 वॉट बिजली मिलती थी, लेकिन यह ताकत हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, लगभग 4 वॉट प्रति साल। यही वजह कि लगभग 49 साल बाद आज दोनों वॉयेजर की बिजली आधे से भी कम रह गई है। अब नाम की उलझन को सुलझाते हैं। वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 उसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को। तो सवाल उठता है, जो बाद में गया उसे 1 क्यों कहा गया? जवाब है रास्ता। वॉयेजर 1 को एक तेज छोटा रास्ता दिया गया था, सीधे जुपिटर और फिर सैटर्न के चांद टाइटन की तरफ। वॉयेजर 2 को एक लंबा धीमा रास्ता दिया गया जो आगे चलकर यूरेनस और नेपच्यून तक जाने का विकल्प खुल सकता था। चूंकि वॉयेजर 1 तेज रास्ते पर था, यह अपने साथी से पहले जुपिटर पहुंचने वाला था, इसलिए इसे 1 नाम मिला, भले ही यह लॉन्च में दूसरा था। हर स्पेसक्राफ्ट का वजन लगभग 800 किलोग्राम था। मकसद साफ था, बाहरी ग्रहों को पहली बार करीब से देखना, उनकी तस्वीरें लेना, उनके चांद स्टडी करना, उनका मौसम समझना। उस वक्त तक हमने इन ग्रहों को सिर्फ धरती के टेलीस्कोप से देखा था, धुंधले दूर के बिंदुओं की तरह। लॉन्च के बाद स्पीड बढ़ती गई। आज वॉयेजर 1 सूरज के सापेक्ष लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रहा है। यह इतनी तेज रफ्तार कि अगर आप अपनी कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलें तो वॉयेजर जितनी दूरी पहुंचने में आपको करीब 37,000 साल लग जाएंगे। अब यह मशीन तैयार थी। सामने था सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां क्या इंतजार कर रहा है। हम जो सोचते थे और वहां जो असल में मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क था। 1979 आते आते वॉयेजर 1 जुपिटर के करीब पहुंच चुका था। मार्च 1979 में इसने सबसे नजदीकी फ्लाई बाय किया और 4 महीने बाद जुलाई 1979 में वॉयेजर 2 भी वहां से गुजरा। उस वक्त तक वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि जुपिटर एक बड़ा शांत ठंडा गैस का गोला होगा, दूर से देखने पर एक रंगीन धारीदार गेंद जैसा। लेकिन जो तस्वीर वॉयेजर ने भेजी, उन्होंने यह सोच पूरी तरह से बदल दी। पहली बार हमने ग्रेट रेड स्पॉट को इतने करीब से देखा, एक विशालकाय तूफान जो सैकड़ों सालों से लगातार घूम रहा है, इतना बड़ा है कि इसमें पूरी धरती समा जाए। यह कोई शांत तस्वीर नहीं थी, यह एक जीता जागता हिंसक लगातार बदलता मौसम तंत्र था। लेकिन असली झटका जुपिटर से नहीं, उसके एक छोटे से चांद से आया, आयो। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि आयो एक मरा हुआ गड्ढों से भरा ठंडा चांद होगा, लेकिन बिल्कुल हमारे चांद जैसा। लेकिन वॉयेजर 1 की एक इंजीनियर लिंडा मॉर्बितो जब नेविगेशन के लिए ली गई एक तस्वीर को ध्यान से देख रही थी तो उन्हें आयो के किनारे पर कुछ अजीब दिखा, एक छाता जैसी आकृति जो चांद की सतह से ऊपर उठ रही थी। यह किसी कैमरे की गड़बड़ी नहीं थी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी था जो सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक लावा और गैस फेंक रहा था। यह धरती के अलावा सोलर सिस्टम में पहली बार मिला सक्रिय ज्वालामुखी था। इससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी दूर, इतने ठंडे किसी चांद के अंदर इतनी गर्मी और हलचल हो सकती है। फिर एक और चांद यूरोपा, दूर से यह चिकना बर्फीला गोला दिखा, लेकिन इसकी सतह पर लंबी लंबी दरारें और लकीरें थी, जैसे बर्फ की एक परत के नीचे कुछ हिल रहा हो। इसी तस्वीर ने पहली बार यह विचार जन्माया कि यूरोपा की बर्फ के नीचे एक तरल पानी का महासागर छिपा हो सकता है। ऐसा विचार जो आज भी वैज्ञानिकों को इस चांद पर जीवन की खोज के लिए मिशन भेजने को प्रेरित करता है। तो यहां रुककर सोचिए, हम जुपिटर को एक शांत गैस के गोले के तौर पर देखने गए थे। हमें मिला एक ऐसा तूफानी संसार जिसके चांदों में ज्वालामुखी फूट रहे थे और बर्फ के नीचे समंदर छिपे थे। यह सिर्फ पहला झटका था। आगे सैटर्न में एक और हैरानी इंतजार कर रही थी
और इस बार यह हैरानी वॉयेजर 1 का पूरा भविष्य बदलने वाली थी। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न पहुंचा। 9 महीने बाद अगस्त 1981 में वॉयेजर 2 भी वहां से गुजरा। सैटर्न के मशहूर छल्लों को इससे पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा गया था। धरती के टेलीस्कोप से यह सिर्फ कुछ चौड़े छल्लों जैसे दिखते थे, लेकिन वॉयेजर की तस्वीर ने दिखाया कि ये असल में हजारों हजार पतली अलग अलग पट्टियों से बने हैं। बर्फ और चट्टान के अनगिनत टुकड़े जो सैटर्न के चारों तरफ एक जटिल परत दर परत बनी संरचना में घूम रहे हैं। लेकिन इस पूरे फ्लाईबाय का सबसे बड़ा फैसला किसी ग्रह या छल्ले को लेकर नहीं था। यह फैसला था सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को लेकर। टाइटन को चारों तरफ एक घना नारंगी वातावरण था, इतना घना कि सोलर सिस्टम के किसी और चांद के पास ऐसा वातावरण नहीं है। वैज्ञानिक यह जानने को बेताब थे कि इसके नीचे क्या छिपा है। शायद तरल मीथेन की झीलें, शायद जीवन के लिए जरूरी कोई कड़ी। नासा के पास एक मुश्किल चुनाव था। अगर वॉयेजर 1 को टाइटन के बेहद करीब से गुजारा जाए ताकि उसका वातावरण अच्छे से स्टडी हो सके, तो इसकी ग्रेविटी वॉयेजर 1 के रास्ते को सोलर सिस्टम के प्लेन के ऊपर से मोड़ देगी, हमेशा के लिए। इसका मतलब था कि वॉयेजर 1 फिर कभी किसी और ग्रह के पास से नहीं गुजर पाएगा, न यूरेनस न नेपच्यून, कहीं नहीं। फिर भी वैज्ञानिकों ने टाइटन को चुना। साइंस को प्राथमिकता दी गई और यह फैसला सही निकला। टाइटन का अध्ययन आज भी उतना ही अहम माना जाता है और आगे चलकर नासा ने वहां एक और मिशन भी भेजा। इस फैसले के बाद वॉयेजर 1 का प्लेनेटरी मिशन वहीं खत्म हो गया। इसका रास्ता ऊपर की तरफ मुड़ा और अब यह सीधा इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वॉयेजर 2 के लिए कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि वॉयेजर 1 ने टाइटन का काम पूरा कर लिया था। अब वॉयेजर 2 को उस चुपचाप रखी गई क्षमता का इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, वही क्षमता जो इंजीनियर्स ने बजट कटौती के बावजूद उम्मीद के सहारे स्पेसक्राफ्ट में छिपा कर रखी थी। वॉयेजर 2 आगे बढ़ा उन 2 ग्रहों की तरफ जिन्हें आज तक किसी इंसानी चीज ने करीब से नहीं देखा। जनवरी 1986 वॉयेजर 2 यूरेनस पहुंचा। यह वो ग्रह था जिसे इससे पहले किसी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं छुआ था और आज तक इस वीडियो के बनने तक भी किसी और मिशन ने नहीं छुआ है। यूरेनस अजीब तरीके से अपनी तरफ लेटा हुआ घूमता है, जैसे कोई गेंद एक तरफ लुढ़क रही हो किसी ढलान पर। वॉयेजर 2 ने इसके 11 चांद खोजे और इसके छल्लों की पहली नजदीकी तस्वीर भेजी। दशकों बाद 2020 में जब वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 के पुराने डेटा को दोबारा खंगाला तो एक छुपा हुआ राज मिला। पता चला कि उस फ्लाईबाय के दौरान यूरेनस के वातावरण से एक विशाल प्लाज्मा का बुलबुला अंतरिक्ष में छूट गया था। एक ऐसी घटना जिसे 34 साल तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया था, वो सीधे डेटा के अंदर छिपी बैठी थी। फिर अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून पहुंचा, इसका आखिरी बड़ा पड़ाव। यहां इसने नेपच्यून पर एक विशाल गहरे रंग का तूफान देखा जिसे नाम मिला ग्रेट डार्क स्पॉट। और इसके चांद ट्राइटन पर वॉयेजर 2 ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बर्फ के ज्वालामुखी जो नाइट्रोजन गैस और बर्फ के कणों को एक कई किलोमीटर ऊंचाई तक फेंक रहे थे। यह चांद इतना ठंडा था कि इसका तापमान -235 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। फिर भी वहां भूगर्भीय हलचल जारी थी। इस तरह वॉयेजर 2 आज तक का इकलौता स्पेसक्राफ्ट बना जिसने चारों बाहरी ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को करीब से देखा। एक दिलचस्प इत्तेफाक भी है, बाद में जब वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया तो वो तारीख थी 25 अगस्त और वॉयेजर 2 का नेपच्यून फ्लाईबाय भी 25 अगस्त को ही हुआ था, बस 23 साल पहले। अब दोनों वॉयेजर के लिए ग्रहों का सफर खत्म हो चुका था। आगे कोई ग्रह नहीं था, कोई चांद नहीं था, सिर्फ खालीपन। लेकिन जाने से पहले इनमें से एक स्पेसक्राफ्ट को एक आखिरी काम करना था, एक ऐसा काम जो शायद इस पूरे मिशन के लिए सबसे भावुक पल बना। लॉन्च से पहले ही दोनों वॉयेजर के साथ एक खास चीज जोड़ी गई थी, एक 12 इंच की सोने की मढ़ी हुई तांबे की डिस्क। इसे बनाने की जिम्मेदारी खगोल शास्त्री कार्ल सैगन की अगुवाई में एक टीम को दी गई। मकसद था अगर कभी कहीं और सभ्यता इस स्पेसक्राफ्ट को खोज ले तो उसे धरती के बारे में, इंसानों के बारे में कुछ बताया जा सके। इस डिस्क में 115 तस्वीरें एनालॉग तरीके से एनकोड की गई। धरती, इंसान, जानवर, पहाड़, शहर, बच्चे, खाना बनाते लोग, इसमें 55 अलग अलग भाषाओं में अभिवादन रिकॉर्ड किए गए, जिनमें हिंदी और संस्कृत भी शामिल है। इसमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से करीब 90 मिनट का संगीत है,
और इसमें धरती की आवाजें भी हैं। समंदर की लहरें, हवा, बारिश, गरज, पक्षियों की चहचहाहट और एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज। डिस्क के कवर पर ही हीरे की सुई के साथ यह भी बताया गया है कि इसे कैसे बजाया जाए, डायग्राम के जरिए बिना किसी भाषा के इस्तेमाल के, ताकि कोई भी सभ्यता, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, इसे समझ सके। यह किसी वैज्ञानिक उपकरण से कहीं ज्यादा था। यह इंसानियत की तरफ से पूरे ब्रह्मांड के नाम लिखा गया एक ओपन लेटर था, इस उम्मीद में कि शायद कभी लाखों साल बाद कोई इसे पढ़े और जान सके कि एक छोटे से नीले ग्रह पर एक प्रजाति रहती थी जो सोचती थी, सपने देखती थी और तारों तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन इस डिस्क के बनने के करीब 1 दशक बाद वॉयेजर 1 को एक आखिरी बेहद निजी काम और करना था। इसे पीछे मुड़कर देखना था एक आखिरी बार। फरवरी 1990 वॉयेजर 1 अपने ग्रहीय मिशन को पीछे छोड़ चुका था और सोलर सिस्टम के किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त यह धरती से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था। कार्ल सैगन ने नासा से एक असामान्य गुजारिश की, क्या वॉयेजर 1 अपने कैमरे को घुमाकर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर पूरे सोलर सिस्टम की एक तस्वीर ले सकता है। कई इंजीनियरों को यह आइडिया फिजूल लगा। इसमें से कोई नई साइंटिफिक जानकारी नहीं मिलने वाली थी, उल्टा खतरा था। कैमरे को सूरज की तरफ मोड़ने से उसका सेंसर हमेशा के लिए जल सकता था। फिर भी 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने अपने कैमरे को घुमाया और सोलर सिस्टम के 6 ग्रहों की बहुत ही सावधानी से तस्वीर ली, जिसे नाम मिला फैमिली पोर्ट्रेट। इन तस्वीरों में एक तस्वीर में धरती दिखी, इतनी छोटी, इतनी दूर कि यह सिर्फ एक हल्का नीला बिंदु थी। सूरज की किरण में तैरता हुआ कैमरे के अंदर रोशनी के बिखराव की एक धारी के बीच फंसा हुआ। पूरी तस्वीर में यह धरती सिर्फ एक पिक्सल के 10वें हिस्से जितनी थी। कार्ल सैगन ने बाद में इस तस्वीर के बारे में लिखा कि यहीं से सब कुछ, हर इंसान को जो भी जिया, हर जंग जो भी लड़ी गई, हर सभ्यता, हर सपना, हर गलती, हर प्यार, सब इसी एक धुंधले नीले बिंदु पर हुआ। यह तस्वीर आज भी पेल ब्लू डॉट के नाम से जानी जाती है और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे मशहूर और सबसे भावुक तस्वीरों में गिनी जाती है। यह तस्वीर लेने के फौरन बाद नासा के वॉयेजर 1 के कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसकी वजह भावुक नहीं बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक। आगे का सफर पूरी तरह अंधेरे, खाली इंटरस्टेलर स्पेस में था, जहां फोटो खींचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कैमरा चलाने में जो बिजली और मेमोरी खर्च होती, वो अब उन उपकरणों को दी जानी थी जो आगे के अनजाने सफर में असली काम की जानकारी दे सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड मापने वाले यंत्र, चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर, प्लाज्मा वेव उपकरण, यही सब चालू छोड़े गए। तो वॉयेजर 1 की आखिरी तस्वीर धरती की थी। उसकी आखिरी नजर अपने ही घर की ओर थी। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यह मशीन अंधा होकर आगे बढ़ रही थी, सिर्फ अपने सेंसरों के भरोसे, और सामने था एक ऐसा सफर जो किसी इंसानी चीज ने पहले कभी नहीं देखा। ग्रहों को पीछे छोड़ने के बाद दोनों वॉयेजर सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन यह किनारा एक सीधी लकीर नहीं है, यह कई परतों में बना है। सबसे पहले आता है टर्मिनेशन शॉक, जो जगह जहां सूरज से निकलने वाली सौर हवा, जो अब तक सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी, अचानक धीमी पड़ जाती है। वॉयेजर 2 ने इसे अगस्त 2007 में पार किया। इसके बाद आती है वो असीम सीमा हेलियोपॉज, जहां सूरज की ताकत पूरी तरह खत्म होती है और तारों के बीच की असली जगह यानी इंटरस्टेलर मीडियम आरंभ होता है। वॉयेजर 1 ने यह सीमा 25 अगस्त 2012 को पार की। तब यह सूरज के करीब 121 खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर था। यह पहली बार था जब इंसान की बनाई कोई चीज अपने सौरमंडल की सीमा लांघकर तारों के बीच के असली अंधेरे में दाखिल हुई। वॉयेजर 2 ने यह सीमा 5 नवंबर 2018 को पार की, एक अलग दिशा से। चूंकि दोनों वॉयेजर अलग अलग रास्तों से यह सीमा पार कर रहे थे, वैज्ञानिकों को इस सीमा के आकार और बनावट के बारे में 2 अलग अलग नजरिए मिले, जैसे किसी एक ही किले के 2 अलग अलग दरवाजों से देखना। यह एक बात समझनी जरूरी है, हेलियोपॉज पार करने का मतलब यह नहीं कि वॉयेजर पूरी तरह सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। सूरज की ग्रेविटी इससे भी कहीं आगे तक फैली है। सोलर सिस्टम की असली वैज्ञानिक सीमा है ऊर्ट क्लाउड, बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार खोल जो पूरे सौर सिस्टम को चारों तरफ से घेरे हुए है। पर इस दूर के सफर में कुछ आसान नहीं रहा। यह मिशन कई बार लगभग खत्म होते होते बचा।
2010 में वॉयजर 2 के अंदर एक कंप्यूटर बिट अचानक फ्लिप हो गई। इससे उसका डेटा बेमतलब आंकड़ों में बदलने लगा। इंजीनियर को इसे ठीक करने में हफ्तों लगे। फिर आया 2023 का सबसे बड़ा संकट। वॉयजर 1 ने अचानक ऐसा डेटा भेजना शुरू किया जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था, जैसे किसी ने भाषा को बीच में तोड़ दिया हो। महीनों तक इंजीनियर्स को समझ नहीं आया कि गड़बड़ी कहां है। और याद रखिए, वॉयजर 1 तक एक कमांड भेजने और उसका जवाब आने में लगभग 46 घंटे लगते हैं। हर टेस्ट, हर कोशिश 2 दिन का इंतजार मांगती थी। आखिरकार टीम ने पाया कि स्पेसक्राफ्ट एक बहुत पुराने कंप्यूटर चिप में खराबी आ गई थी। उन्होंने कोड को दूसरे हिस्से में शिफ्ट करने की तरकीब निकाली और अप्रैल 2024 में वॉयजर 1 ने फिर से समझ में आने वाला डेटा भेजना शुरू किया। और फिर 2025 और 2026 के बीच एक और असली हाल की मुश्किल आई। धरती पर मौजूद कैनबरा का वो इकलौता विशाल एंटीना जो दोनों वॉयजर को कमांड भेज सकता है, बड़ी मरम्मत के लिए महीनों तक बंद रहा। इस दौरान इंजीनियरों के पास एक तय समय सीमा थी। इससे पहले कि एंटीना पूरी तरह बंद हो, उन्हें वॉयजर के बैकअप थ्रस्ट को दोबारा एक्टिव करना था ताकि स्पेसक्राफ्ट का एंटीना धरती की तरफ ठीक से मुड़ा रहे। यह मरम्मत फरवरी 2026 में पूरी हुई और संपर्क बहाल रहा। हर बार यह लगभग एक तरफा जुआ था। एक ऐसी मशीन को ठीक करने की कोशिश जो 1977 की टेक्नोलॉजी पर चलती है, अरबों किलोमीटर दूर बैठी है और जिसका हर जवाब पूरे 2 दिन के बाद आता है। तो अब इस वक्त यह मशीन कहां है और आगे इसके लिए क्या बचा है? आज इस वीडियो के बनने के वक्त वॉयजर 1 धरती से लगभग 172 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीब 25.7 अरब किलोमीटर दूर है और यह सोलर सिस्टम से सबसे दूर मौजूद इंसानी चीज है। इसकी रफ्तार अब भी करीब 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक संदेश को इस तक पहुंचने में अब लगभग 23 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। और अगले कुछ महीनों में नवंबर 2026 के आसपास वॉयजर 1 एक ऐसी दूरी को छू लेगा जहां रोशनी को धरती से वहां तक पहुंचने में 24 घंटे यानी एक लाइट डे लगेगा। यह इतिहास में पहली बार होगा जब कोई इंसानी चीज इतनी दूर पहुंचेगी। कल्पना कीजिए, अगर इंजीनियर सोमवार सुबह कोई कमांड भेजें तो उसका जवाब बुधवार सुबह मिलेगा। वॉयजर 2 इस वक्त सूरज से करीब 137 खगोलीय इकाई दूर है और एक संदेश को इस तक पहुंचने में लगभग 19 घंटे लगते हैं। दोनों में से किसी का भी कैमरा अब काम नहीं करता। दोनों के कैमरे बंद हो चुके हैं। वॉयजर 1 में आज सिर्फ 2 उपकरण चालू हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड मापने वाला यंत्र और एक प्लाज्मा वेव उपकरण जो तारों के बीच की पतली गैस के कंपन को महसूस करता है। इसी उपकरण की मदद से 2013 में वॉयजर 1 ने पहली बार इंटरस्टेलर गैस के कंपन की एक धीमी लगातार गूंज पकड़ी थी, तारों के बीच की जगह की एक तरह की आवाज जो इससे पहले इंसान ने कभी नहीं सुनी थी। बिजली हर साल कम होती जा रही है। नासा की टीम की उम्मीद है कि मिशन कम से कम 2027 तक चले, यानी वॉयजर की 50वीं सालगिरह तक। जिसके बाद इंजीनियर्स को धीरे धीरे और उपकरण बंद करने होंगे। अनुमान है कि 2030 के दशक के किसी मोड़ पर बची हुई बिजली इतनी कम हो जाएगी कि यह अपने आखिरी उपकरण भी नहीं चला पाएगा और डेटा भेजना पूरी तरह बंद कर देगा। इंजीनियरिंग सिग्नल यानी सिर्फ मैं जिंदा हूं जैसे संकेत शायद इसके बाद भी कुछ साल तक, संभवतः 2036 तक भेजे जा सकेंगे। उस दिन के बाद धरती से इसका हर संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है, वॉयजर का चुप हो जाना इसके सफर का अंत नहीं है। जब बिजली खत्म होगी तब भी यह रुकेगा नहीं। स्पेस में कोई हवा नहीं है, कोई घर्षण नहीं है जो इसे धीमा कर सके। इसलिए वॉयजर ठीक उसी रफ्तार से, ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए। बस अब हमें कुछ बता नहीं पाएगा। यह एक खामोश यात्री बन जाएगा और अंधेरे में उमड़ता हुआ, बिना आवाज, बिना सिग्नल, और इसका असली सबसे लंबा सफर असल में उसी दिन से शुरू होगा, क्योंकि यहां यह बिल्कुल अकेला होगा। अब तक जो हमने देखा वो एक सच्ची दस्तावेजी कहानी है, तारीखों, आंकड़ों और नासा के आधिकारिक डेटा पर आधारित है। लेकिन आगे जो होगा वो इतना दूर है कि इसे सिर्फ विज्ञान के भरोसेमंद अनुमान और कल्पनाओं से ही देखा जा सकता है। तो एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए वॉयजर कभी खराब नहीं होता, बैटरी कभी खत्म नहीं होती और हम इसे हमेशा देख सकते एक जादुई आंख से। तो पहली बात समझिए, वॉयजर 1 को अभी ऊट क्लाउड के अंदरूनी किनारों तक पहुंचने में ही लगभग 300 साल लगेंगे और इस विशालकाय बर्फीले खोल को
पूरी तरह पार करके दूसरी तरफ निकलने में लगभग 30,000 साल और, यानी आज से करीब 30,000 साल बाद वॉयेजर असल में हमारे सोलर सिस्टम से पूरी तरह से बाहर निकलेगा। तब तक इंसानों की हजारों पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी। घबराने की कोई बात नहीं। ओट क्लाउड के बर्फीले पिंड इतनी दूर दूर तक बिखरे कि वॉयेजर को किसी से टकराने की संभावना लगभग शून्य है। यह खालीपन ही से सुरक्षित आगे ले जाएगा। फिर आता इसका पहला असली स्टार मिलन। वॉयेजर किसी खास तारे की तरफ निशाना लगाकर नहीं भेजा गया है। यह बस एक दिशा में बढ़ रहा है और रास्ते में जो तारे आएंगे उनके पास से गुजरेगा। आज से लगभग 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 एक धुंधले लाल बौने तारे ग्लीज 445 के लगभग 1.6 प्रकाश वर्ष के दायरे से गुजरेगा और लगभग उसी समय वॉयेजर 2 एक दूसरे तारे रॉस 248 के करीब 1.7 प्रकाश वर्ष के दूर के दायरे से गुजरेगा। याद रखिए, करीब का मतलब यहां भी बहुत बड़ा है। यह टकराव नहीं, बस एक दूर से गुजरना है। दिलचस्प बात यह कि उस वक्त तक रॉस 248 कुछ हजार सालों के लिए सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी तारा बन चुका होगा, आज के अल्फा सेंटोरी की जगह लेते हुए। कल्पना कीजिए वो पल जब छोटी सी मशीन किसी और सूरज के पास से गुजर रही है। शायद उस तारे के अपने ग्रह हैं, कोई गर्म, कोई बर्फ से ढका, शायद किसी पर समंदर हो, शायद किसी पर जिंदगी हो। हम नहीं जानते, लेकिन वॉयेजर उन सबसे बेखबर चुपचाप गुजर जाएगा। एक अजनबी मेहमान जो न रुकेगा, न किसी को बताएगा कि वह कहां से आया है। हाँ, अगर कोई उसके संदेश को पढ़ पाएगा तो जरूर जान पाएगा कि ये कहां से आया है। और यह सिर्फ एक बार नहीं होगा। लाखों सालों में वॉयेजर कई और तारों के पास से गुजरेगा, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, कुछ मरते हुए और कुछ पैदा होते हुए। शायद किसी मरते तारे के पास से गुजरते वक्त यह उसकी आखिरी चमक का गवाह बने। अब कल्पना को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर सूरज घूमता है। वैसे ही वॉयेजर भी अब इसी गैलेक्सी में इसी की चाल से घूमता रहेगा। एक पूरा चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 22 से 25 करोड़ साल लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारा सूरज खुद इस गैलेक्सी का एक चक्कर लगाता है। इस बीच धरती का क्या होगा? वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक आज से करीब 5 अरब साल बाद हमारा सूरज बूढ़ा होकर एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा, फूलेगा और शायद धरती को भी अपनी चपेट में ले ले। तब तक इंसानियत या तो खत्म हो चुकी होगी या किसी और दुनिया में बस चुकी होगी। लेकिन वॉयेजर वह छोटी सी 1977 में बनी मशीन तब भी कहीं इसी गैलेक्सी में उड़ रही होगी। अपने जन्म स्थान, अपने ही सूरज के मरने के बाद भी है इंसानियत का सबसे जिद्दी टुकड़ा बनकर सफर करता रहेगा। कुछ वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार आज से करीब 4 से 5 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा भी सकती हैं। हालांकि हाल के कुछ नए शोध इस टक्कर को निश्चितता पर सवाल उठाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह टक्कर इतनी धीमी और विशाल होगी कि इसमें खुद अरबों साल लगेंगे और इस दौरान तारे आपस में नहीं टकराएंगे, क्योंकि बीच में इतनी जगह होगी कि दोनों गैलेक्सी धीरे धीरे एक नई शक्ल में ढल जाएंगी। अगर वॉयेजर तब तक चलता रहा तो यह 2 गैलेक्सियों के मिलन का एक खामोश गवाह बनेगा। यह सब सिर्फ कल्पना है, विज्ञान की नींव पर खड़ी कल्पना, लेकिन इसका एक हिस्सा हमेशा सच रहेगा। जो चीज इस मशीन के साथ जाएगी वो सिर्फ धातु और सर्किट नहीं है। तो ये था वॉयेजर का सफर। एक 6 साल के बच्चे की किताब से शुरू हुआ सपना, एक ऐसा अलाइनमेंट जो सिर्फ 176 साल में एक बार आता है। 2 जुड़वा मशीनें जिनका कुल कंप्यूटर मेमोरी आज के एक छोटे फोटो से भी कम थी। जुपिटर के ज्वालामुखी, सैटर्न के छल्ले, यूरेनस और नेपच्यून की अनदेखी दुनिया, एक आखिरी तस्वीर जिसमें हमारा पूरा घर एक धुंधले बिंदु में सिमट गया। एक सीमा जो सिर्फ एक बार पार होती है और अब एक ऐसा सफर जो शायद अरबों साल, कई सूरज और कई गैलेक्सियों तक चलता रहे। अब हमारा सूरज बुझ जाएगा, जब धरती मिट जाएगी, जब हमारी पूरी सभ्यता की कोई निशानी नहीं बचेगी, तब भी कहीं अंधेरे में एक छोटी सी सुनहरी डिस्क हमारी कहानी लिए घूम रही होगी। यही वॉयेजर की सबसे बड़ी विरासत है, एक सबूत कि हम यहां थे, कि एक छोटे से नीले ग्रह पर एक प्रजाति रहती थी जो सोचती थी, सपने देखती थी और तारों तक हाथ बढ़ाने की हिम्मत भी रखती थी। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो लाइक कीजिए, इससे यह कहानी और लोगों तक पहुंचती है। अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने टॉपिक भी साझा कीजिए
बेल आइकन दबाइए ताकि अगला दरवाजा खोलते ही आपको खबर मिल जाए। हम हर वीडियो में ब्रह्मांड का एक नया दरवाजा खोलते हैं और अगला दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।